जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। तो आप सभी देख रहे होंगे इस समय जो हमारे बीच में है दिनेश सिंह चौहान एडवोकेट जो हैं हमारे बीच में हैं। और जो वर्ग एक का जो पिटीशन का मामला है उसकी क्या क्या है ये सब बताएंगे आपको। तो सर सबसे पहले यही बताइए जो पिटीशन है ये क्या है और ये क्यों लगाया जाता है। देखो, पिटीशन का जो बेसिक उद्देश्य होता है, जब आप कोई परीक्षा देते हैं या आपके अधिकारों के साथ जब कोई हनन होता है या आपको लगता है किसी भर्ती में कोई विसंगति है, तब पिटीशन लगाते हैं। पिटीशन में दो प्रकार की है, एक तो आपका आता है रिट पिटीशन, एक होता है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो PIL होती है वो इस प्रकार की होती है सभी के लिए, लेकिन उसमें एक बड़ा कई लोगों का सम्मिलित रूप से जब सहयोग होता है तब आगे बढ़ता है। और ये जो पिटीशन होती है, जो सर्विस मैटर में होती है रिट पिटीशन, अर्थात आपको अपने किसी अधिकारों से आपको वंचित किया गया है या आपकी भर्ती में विसंगति किया गया है या कुछ रोका जा रहा है जिससे आपका हित प्रभावित हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं। और इस रिट याचिका में एक फ़ायदा होता है याचिकाकर्ता को कि जब भी कोर्ट कोई फैसला सुनाता है उसका फैसला याचिकाकर्ता के लिए होता है। हाँ, उस याचिकाकर्ता की के पिटीशन लगाने के बाद अगर सरकार चाहे तो कुछ कर सके ना करे बाकियों के लिए जिन्होंने पिटीशन नहीं लगाया, लेकिन जिन्होंने पिटीशन लगाया है उनको सरकार को मानना ही पड़ेगा जो भी ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय देता है। और बाकी जो अभी वर्ग एक का जो चल रहा है पिटीशन का, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी और क्या चार्ज रहता है आप बताएं। देखिए, चार्जेस और प्रोसेस का तो अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए डिपेंड करता है कि भाई वकील कितना आपके प्रति संवेदनशील है ना जी। अगर वकील आपके संवेदनशील है तो एक मिनिमम से मिनिमम चार्ज लेने का प्रयास करता है ताकि वो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, है साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, है ना। बाकी किसी भी वकील की कोई फीस निश्चित नहीं होती है, एडवोकेसी की फीस कभी निश्चित नहीं होती है। प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस सिर्फ इतना है कि आपका जो वर्ग एक में पहले विसंगति समझनी पड़ेगी। विसंगति क्या है? जब तक ये पात्रता और चयन परीक्षा दोनों थी तब तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, 60 और 50 वाला मैटर। जब ये इसमें इन्होंने क्या किया, पात्रता अलग कर दिया और चयन परीक्षा अलग कर दिया, तो विसंगति शुरू हुई। विसंगति इसलिए शुरू हुई क्योंकि ये एक ही एग्जाम के दो चरण बना दिए हैं, मतलब पहला चरण और दूसरा चरण। तो अगर आप पहले चरण को क्वालिफाई करेंगे तब ना दूसरे चरण में जाएंगे, और जब दूसरे चरण में जाएंगे तब आप जो है सिलेक्शन होगा। अगर आपको पहले चरण में रोक दिया जाए या कम संख्या में पास किए जाए तो दूसरे चरण में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा मारते हैं कुछ लोग कहना है कह रहे 150 में 60% नहीं ला पाए, क्या टीचर बनोगे। इनको बता दूं, अगर कभी अपनी औकात चेक करनी है तो कभी UPSC के पेपर दे के देख लो, उसमें 50% ला के दिखा देना तो तुम्हारी सारी हेकड़ी जो है नीचे आ जाएगी। इस चीज़ को कौन जानता है? UGC नेट जानता है। जब मैं इस केस की स्टडी कर रहा था तो मैं मेरे रिसर्च करते समय मैंने UGC गाइडलाइन 2012 की हाथ लगी। 2012 UGC गाइडलाइन मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिससे पूरे देश भर में जो कि उस समय नेट JRF करवाती थी और उससे असिस्टेंट प्रोफेसर निकलते थे पूरे देश भर में, उसकी पात्रता परीक्षा में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%, क्योंकि उनको पता है कि पहले इतनी क्वालिफाइंग होना जरूरी है। वो भी चाहते कर ना देते 60-70, कह देते भाई तुम राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाने जा रहे हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में तुम पढ़ाने जा रहे हो, तुम JNU में पढ़ाने जा रहे हो, तो तुम्हारी पात्रता परीक्षा इतनी होगी। को समझा है? जब इतनी बड़ी संस्थाएं समझ रही हैं कि पाकिस्तान में। अच्छा, उसके अलावा मध्य प्रदेश भी उस चीज़ को अपनाता है। MP में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में MP सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है, वो भी 40-35% क्वालिफाई होता है, क्योंकि जब 40-35% आते क्वालिफाई होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बैठिए आप एग्जाम में, वहाँ लाइए मेरिट लाइए। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम इससे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इस राज्य की विसंगति बिहार में उठा कर दिखाई, बिहार ने भी तो दिया 50% अनरिजर्व के लिए और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए, दिव्यांग वगैरह 35 ऐसे करके देता। तो इस एग्ज़ाम में भी जब उन्होंने परीक्षा का नोटिस जारी किया तो उसमें लिखा है 40%। तब तो बच्चों को समझ में आ रही है तो हमारे साथ दिक्कत की गई।
और ये बात व्यापम को ही पता है, इसलिए व्यापम ने एक लेटर लिखा, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, शायद आप लोग के पास पड़ा होगा, उस पर विसंगति हुई है। व्यापम भी कंफ्यूज है कि भाई दोहरा मापदंड क्यों, ऐसा होता है। अब कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि अरे यार हमारा कंपटीशन कहीं ना बढ़ जाए, कहीं और ज़्यादा बच्चे ना जाए। ये स्वार्थी तत्व होते हैं, इनको बुरा लगता है, नॉलेज होती नहीं चीज़ों की। दूसरी चीज़, इसके पीछे अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो बाकायदा मध्य प्रदेश शासन को जब इन्होंने 2023 में पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय और चयन परीक्षा अलग अलग की थी, तो इनको पता क्या करना चाहिए, पात्रता परीक्षा के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एकदम और चयन परीक्षा 1 रखने चाहिए। क्लियर? और ये भी रखना चाहिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास करना ही करना है। आप यूजीसी नेट में जाइए, जो टोटल कैंडिडेट्स होते हैं उसका 6% पास करते हैं, 6%। को समझा रहा। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा था तो चीज़ें, तो इतने सारे लीगल पॉइंट हैं। अब बहुत सारे बच्चे भी सोचते हैं कि सर हम केस जीतेंगे कि नहीं, हारेंगे जीते। अरे तुम लड़ो ना केस, सही है। मैं वकील हूँ, भगवान नहीं। कोई अगर क्राइम करके आता है मेरे पास आता, सर बेल होगी कि नहीं, जी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करना जरूर। नहीं मैं ये बोल दूँ नहीं तेरी बेल मैं कल करा दूंगा, ये तो जज को भी नहीं पता किसकी बेल होगी नहीं होगी। ये तो आर्गुमेंट है, तथ्य है, फैक्ट है, उसके बाद पता चलता है। ऐसे सिंपल है। हम जब बैकग्राउंड लेके चलते हैं, लीगल पॉइंट्स हमारे बहुत ही स्ट्रांग है, तो लड़ो ना, क्या दिक्कत क्या है। आई वर्ग के बच्चों से मैंने बोला कि भाई आपको 2,500 एक मिनिमम फीस रखनी है, एक बच्चे का 2,500 कोई फीस है, कुछ भी नहीं। जिस दिन हाई कोर्ट में कदम रखेंगे, एक बच्चे पर जब एक बच्चे की उसकी टिकट चार्ज, एक बच्चे पर कोर्ट फीस, एक बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन फीस, एक बच्चे पर नोटिस फीस, ये जब उठा के देखेंगे तब पता चलेगा कि एक वकील को 200 भी नहीं बच रहा है। और जो 4 वकील मेरे पीछे लगे हों, भाई हो सकता है कि इस दिन मैं नहीं जा पाया, मेरे 4 वकील खड़े, सीनियर एडवोकेट खड़ा है, जूनियर एडवोकेट खड़ा है जो दौड़ काम कर रहा है, तो फ्री में काम करेगा क्या बेचारा? नहीं। अरे हमने देश में सीखा है ना कि भाई हम जो मेहनत मजदूरी करते हैं तो अपना हक लेते हैं, वैसे वो अपना हक ले रहा है, क्या तकलीफ है? और अगर आप 2500 भी नहीं दे पा रहे हैं किसी भी मान लीजिए पिटीशन के लिए, तो आप मत लड़िए केस। एन एवरेज हर एक व्यक्ति के सामने हाथ में 10,000 का मोबाइल है। हाँ बिल्कुल। 3,000 का कपड़ा पहन के घूम रहा हो। बिल्कुल। अभी उसको बोल दो, अभी बोल दो घर में कुछ और कार्यक्रम तमाम चीज़ें, तुरंत पैसा निकल आएगा। अभी उसको बोल दो कि चपरासी की नौकरी सरकारी निकली 5 लाख रुपए में लग रही है, मैं कह रहा हूँ ज़मीनों कहाँ से निकाल लाएगा पैसा, देख रही हो। तो एक्चुअली में पहले बेचारा बनना बंद करिए और अपने वकील को बेचारा, मैं नहीं कहता मुझे वकील लगाओ, पर अपने वकील को इतना स्ट्रांग करो इकोनॉमिकली कि वो लड़ सके। पता चले तुम भी इकोनॉमिकली कमज़ोर, उसको भी इकोनॉमिकली कमज़ोर कर दोगे तो फाइल जाके डरी रहेगी। मेरे पास केस है, मैंने तुरंत फाइल क्यों कर दिया? इसलिए फाइल किया क्योंकि तुरंत चीज़ें हो गई, और सही समय पर अगर जब फाइल करते तो उसका एक फ़ायदा होता है। हाँ, अभी एक पिटीशन फाइल हुई 46 लड़के, अभी भोपाल समाचार में उसका आपके बारे में देखा भी होगा। हाँ, क्या पॉइंट्स रखें, क्या चीज़ रखें, और सबको लगता है नहीं यार इतनी अच्छी पॉइंट रखें। दूसरी पिटीशन रेडी और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो चीज़ें होनी चाहिए। सर ये 40-50% के बारे में क्या कहेंगे? ये कुछ हो सकता है क्या? ये भी बहुत पूछते हैं, मतलब अधिकतर। मेरा तो यही मानना है, हो सकता नहीं, होना ही चाहिए 40-50%। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में, मैं लोगों को 40-50 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 40 और 35 होना चाहिए। सच में देखा जाए तो पात्रता पे 40 और 35 होना चाहिए, क्योंकि राज्य जब एग्जाम करवाती हैं तो परीक्षा नियम तो एक ही होते हैं ना जी। हाँ जी। सुनो बात को, परीक्षा नियम तो एक ही है ना, भर्ती परीक्षा नियम एक ही है मध्य प्रदेश का। ऐसा नहीं कि MPPSC के लिए कुछ और है और व्यापम के लिए कुछ और है। व्यापम जिसे हम एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, वो और MPPSC दोनों ही एक ही विभाग के अंतर्गत काम कर, जिसका नाम है GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, जो GAD है, उसके तहत दोनों विभाग काम कर रहे हैं, तो दोनों में नियम विसंगति कैसे आ गई? अच्छा एक काम करिए, आप एक पेपर उठाइए, पटवारी का पेपर उठाइए, क्वालिफाई मार्क्स कितना है बताइए? जी सर, क्वालिफाई मार्क्स कितना पटवारी पेपर में? क्वालिफाई ये तो लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। गलत सोचते हैं, यही तो कानून की जानकारी रखिए, 50%।
नहीं, ये तो लगभग मतलब बहुत से एग्जामों में होता है, वो बोल देता है कि इतने परसेंट का। ना देखो, मेरिट अलग चीज़ है और क्वालिफाई अलग चीज़ होती है। हाँ, क्वालिफाई ये तो सही है। मतलब क्वालिफाई मार्क्स की तरह 50% रखा है। हाई कोर्ट ने अभी भर्ती ली है, भर्ती परीक्षा, जिसमें प्रथम चरण द्वितीय चरण था, AG 3 ग्रेड 3 की, उसमें क्वालिफाई मार्क्स पता है कितने? 40% जनरल कैटेगरी के लिए। हाई कोर्ट खुद पता है कि हम नारी भर्ती में 40%, हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं ना। ये सही है, मगर फिर भी मेरिट तो बनती है, तो मेरिट तो बनेगा, दूसरे चरण में बने मेरिट। हाँ, बन तो नहीं दूसरे चरण में, हाँ, पर जो पहले चरण में जो क्वालिफाइंग की बात की जा रही है, क्योंकि हर बच्चा, दोस्त मित्र, हर एक बच्चा सिलेक्शन नहीं पाएगा, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अगर वो वर्ग 1 क्वालिफाई है तो किसी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज में कहीं या कहीं भी किसी संस्था में जाके नौकरी तो कर सकता है। जी। मेरी बात सुनो, मैं लड़ क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए लड़ रहा कि उनको सरकारी नौकरी ही मिले। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि अब किसी भी स्कूल में जाते हैं, जब आप किसी मान लीजिए 10वीं क्लास को पढ़ाने जाना, 9th क्लास को पढ़ाने जाना है, तो प्राइवेट स्कूल आपसे पूछेगा कि आपने वर्ग 1 की परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर रखी है? बोले नहीं जी, डिसक्वालीफाई। तो उसके दिमाग क्या आ जाएगा? अरे यार, तो यहाँ पढ़ाने के लिए योग्य नहीं। तो मेरी जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है कि अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो किसी अच्छे स्कूल में वो टीचर की नौकरी अच्छी पा सकता है। यही चीज़ मैंने लिखा है किसमें, अपनी पिटीशन में। बड़ी चीज़ है ये, और इसको बाद में समझेंगे लोग बात कि चौहान सर आखिर इस प्रकार से लड़ क्यों रहे हैं। ये बीमारू राज्य है, यहाँ 60% और 50% मत रखो। बिहार और MP में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही स्तर के राज्य हैं, दोनों में गरीबी, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें हैं, और शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 की गड्ढे में घुसी पड़ी हुई है। तो यहाँ के बच्चों के लिए 40-35 करना चाहिए। और सर बाकी जो अगेंस्ट है, जैसे वर्ग 1 के जो क्वालिफाई बच्चे हो गए, वो तो मतलब बहुत से बच्चे इतना मतलब बुरा कमेंट करते हैं कि क्यों लड़ रहे हो, क्या इन चीज़ के बारे में आप? हाथी चलता है तो कुकुर भौंकते हैं, तो हाथी कुकुरों की तरफ ध्यान दे कि आगे चलने पर ध्यान दे। जी सर, बिल्कुल चलते। अरे हम आंदोलन करते तो बहुत सारे कुकुर भौंकते हैं, तो मैं क्या उनको देखूँ कि अपने उनको देखो जो समर्थन कर रहे हैं? जी सर, आंदोलन में भी गया था, आपको देखा था मैंने, बिल्कुल। और कौन सी बात करते हैं आप? राम कर जय श्री राम बोलोगे ना तो बहुत सारे लोग तुम्हें खिलाफ करेंगे, अल्लाह अकबर बोलोगे तो बहुत सारे लोग खिलाफ करेंगे। तुम खिलाफ क्यों देख रहे हो? तुम सपोर्ट में देखो ना। जी। यहाँ तो भगवान को ही बोलोगे तो बोल देंगे नहीं इसमें भी गलती है। तो जब खामियां भगवान में निकाल रहे हैं, चांद नहीं गए, उनका बाप भी नहीं गया चांद में, कि चांद में उन्हें दाग दिखेगा। जी सर। तो काहे को इतना टेंशन लेना? इतना मैं टेंशन लूँगा तो ऐसे थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे। जी। माय नेम इज़ दिनेश सिंह चौहान। जी। हमें से 2 ही लोगों की सुनता हूँ, एक अपने माँ की, अपने एक पिताश्री की। उनको खामियां निकालने का शौक़ है, उनकी आलोचना करने का हक है, बाकी मैं किसी को फ़र्क ही नहीं ध्यान देता। जी सर। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। चलिए सर, आपके बारे में बताइए, मतलब बहुत से बच्चे जो है वो जानते नहीं है कि कहाँ चौहान एकेडमी है, कि और आप कौन कौन सी तैयारी करवाते हैं? नहीं, मैं कोई तैयारी नहीं करता अभी नहीं। चौहान एकेडमी जो है अजीत सिंह चौहान संभालते हैं। हाँ, उनको मैं हेल्प करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें क्लास पढ़ाता रहता हूँ, पर मेरा फुल टाइम पेशा जो है मेरा एडवोकेसी है। एडवोकेसी है, लोगों को मोटिवेट करना, किसी के समस्या है तो समस्या को सुलझाने में काम देना। तो बस लगे रहो और मस्त रहना। चलिए सर, एक बार स्टूडेंटों के लिए और बोल दीजिए कि मतलब बेफिक्र हो कल। देखिए, सबसे पहले सबके सीधी बात है, मतलब ये 73 नंबर हो गए, 74 वाले हो गए, बोले हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, ये समझ में नहीं आता। आप देखो, पिटीशन जब लगाई जाती है, चलिए एक और अच्छी चीज़ बता दो। पिटीशन लगाई जाती है तो अच्छा एडवोकेट क्या करता है, पता है कि केस लंबा चलेगा, वकील को ही पता है और जज को ही पता है। तो जो चतुर वकील होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो क्या करते हैं कि इंतरिम रिलीफ लिखते हैं। जब पहली बार आर्गूमेंट होती है तो जज साहब आर्गूमेंट सुनने के बाद जब उनको कुछ लगता है कि यार लीगल इसमें बैकग्राउंड बहुत अच्छा छुपा हुआ है, तो पूछते भाई आपको क्या चाहिए, हम नोटिस कर रहे हैं। तो वकील वहाँ पर बोलता है, माय लॉर्ड, अंतरिम राहत ये दे दी जाए अभी फ़िलहाल के तौर पर, जब तक केस चल ही रहा है, कि मेरे बच्चों को इस चयन परीक्षा में सम्मिलित करने का ऑर्डर कर दिया जाए। ये सबसे बड़ा पावर पॉइंट होता है। तो जिन जिन लोगों का नाम पिटीशन में होता है, जज को एक लाइन लिखना है। अगर वकील ने कन्विंस कर लेते हैं, वकील अच्छे वकील कन्विंस कर लेते हैं। हाँ, ये बात भी बता दीजिए कि मतलब अच्छे वकील कन्विंस कर लेते हैं, और जैसे कन्विंस किए उन्होंने, माय लॉर्ड केस तो चलेगा ही, जो आउटपुट आएगा देखेंगे, लेकिन माय लॉर्ड अभी परीक्षा चूंकि 2 अगस्त को होनी है, माय लॉर्ड से आग्रह है कि हम पिटिशनर्स को परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। हाँ, ये भी मतलब पूछ रहे हैं, ठीक है भाई बहन, कि मतलब
सबका ही हो जाएगा? नहीं नहीं, सिर्फ पिटीशन। अरे मैं क्या बोला, वही तो बता रहा मैंने। जो नाम देगा पिटीशन। इसीलिए जिसका नाम होता है तो एक लाइन उस पर लिख देंगे बस। बाय लॉर्ड को एक बार तो बोलना है जज साहब, उनको एक लाइन अगर बोल दे कि ठीक है इनको जो है तब तक कि जो है प्रोविजनली इनको जो है सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया जाए, तो इससे क्या है कि बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत करके सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो गए और समय के साथ एग्ज़ाम के साथ ये भी पार्टिसिपेट करके बैठ गए। क्योंकि एक बार एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद ऑर्डर होता रहे, तमाम चीज़ आपको पता, बहुत कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, बिगड़ सी जाती है, डिस्टर्ब सी हो जाती है। होता है तब भी, लेकिन एक बड़ा लंबा समय निकल जाता है। और अभी सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी शामिल करने में। पूछे क्यों? सरकार को लग रहा है 2 अगस्त से पेपर, चलो 150 और बच्चे हो जाएंगे, चलो देख लेंगे। ये होता है। 72-73 नंबर जैसे मैं अभी बोल रहा था, ये 72-73 नंबर वाले बोल रहे हैं हम पढ़े कि नहीं पढ़े, इस बारे में भाई अगर आप पिटीशन लगाने के बाद पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? हम पिटीशन लगाने के बाद बिल्कुल पढ़ो, सकते हैं, पढ़ो आराम से। ठीक है, थैंक चलिए यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चौहान सर ने हमको बिल्कुल पूरा समय दिया, इनका आप सभी लोग जो है धन्यवाद करेंगे बहुत बहुत। और आज के लिए इतना ही। ये दिनेश सिंह चौहान हैं जो कि मध्य प्रदेश किसान हैं। आप भी इन्होंने कई आंदोलनों में जो है देखा होगा और अभी तक ये बहुत सारे केस भी जो हैं वो जीत चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है आज के लिए बस इतना ही। और पिटीशन की जो है आप सभी को बता दिया गया है सर ने किस प्रकार से जो है वो काम होता है और किस प्रकार से वो लगता है। तो आप सभी जो है सर का सहयोग कीजिए और इनके साथ बने रहिए। मैंने आपको दिन में भी नंबर दिया था, अभी और नंबर दे दूँगा, एक बार नंबर बता दी सर। 7827282211 7827282211। ये जो है सर का नंबर है, आप सभी कांटेक्ट कीजिए और जल्दी जल्दी जो पिटीशन की बात कीजिए और अपनी बात रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।